हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान के लिए सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 10वीं विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है 9 दिसंबर को। कक्षा 10वीं विज्ञान, ठीक है, साइंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें मैंने आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ आगे के आपके 2 अंक के प्रश्न कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लेना। उसमें हमने ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपको सभी टिक करते बताते जाता हूँ, क्योंकि जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा है तो एक एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, जिन्होंने देख लिया है उनका भी, और जिन्होंने नहीं देखा है तो पूरा डिटेल में आप देख भी सकते हैं। भौतिक परिवर्तन नहीं है तो इसमें एलपीजी का दहन नहीं है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। चमकहीनता, आहार नली सबसे लंबा भाग होता है, छोटी आंत। और उसके बाद देखिए भूख का केंद्र होता है अग्र मस्तिष्क। अमीबा में जनन होता है द्विखंडन। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने वाली इसमें एक परत बन जाती है, उसे जंग कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक है ना, इसमें 100 परागण है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है पिछले वीडियो में, तो आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। इसमें अभिलंब आ जाएगा। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं। उसके बाद देखिए सही जोड़ी जल्दी से मिला लेते हैं। विद्युत शक्ति वाट हो जाएगा। नर हार्मोन एस्ट्रोजन। मास्टर ग्रंथि आपकी फ्यूज होती है। टायरों का टिमटिमाना। वायुमंडलीय अपवर्तन। जाइलम जल का परिवहन। कार्बन अधातु अपरूपता का गुण प्रदर्शित करती है। जिप्सम का सूत्र ये हो जाएगा CaSO4.2H2O। लोहे पर जंग लगना, ये आपका हो जाएगा संचारण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका संचारण। ये आपकी सही जोड़ी हो जाती है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, ठीक है, NHCO3। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किससे होता है? ये आपका होता है मुकुलन से। बडिंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं BUDDING, बडिंग। हिंदी में आप मुकुलन बोलते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था प्रयोग के लिए। दर्पण सूत्र 1/F = 1/U + 1/V। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। ठीक है, रेटिना के पीछे। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, और ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, ये बता दिया था। और प्रश्न 6 बता दिया था। प्रश्न 6 का अथवा बता दिया था। अथवा से तो हम सभी देख रहे थे। ठीक है, अब हमें यहाँ से प्रश्न 7 से आगे के देखने हैं, तो चलिए ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए। मैं इनके आंसर आपको बताते चलता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उदाहरण देकर इसको हमें समझाना है। तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देख लीजिए यहाँ से आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन इत्यादि। देखिए इस प्रकार से इसका आंसर आप कर लेंगे। उसके बाद ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये हो जाएंगी, वह अभिक्रिया जिसमें अणु की संरचना में बिना परिवर्तन से उसका एक परमाणु या अणु का समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, अमीबा में जो भोजन की प्रक्रिया है किस प्रकार से पूर्ण होती है। इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, अमीबा में भोजन की प्रक्रिया इस प्रकार से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो मनुष्य के पाचन में लार की देखिए इस प्रकार से भूमिका है। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका है? अहम भूमिका है। आहार नाल का स्तर बहुत कोमल होता है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने एवं गीला करने में मदद करता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। लार में उपस्थित एंजाइम जिसे माइलेज कहते हैं, स्टार्च से जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका भूमिका। श्वसन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, श्वसन किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, श्वसन को समझाना है। तो 9वां क्वेश्चन चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ से देखिए श्वसन क्या है, परिभाषित कीजिए, समझाइए, एक ही चीज़ है। तो इसका आप यहाँ से देख सकते हैं श्वसन क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्वसन, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है
और इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है और इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है जो एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद इस क्रिया में प्रकीर्णकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो श्वसन क्या होता है? पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है ऑक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूं। देखिए ये बहुत पूछा जाता है, ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वह वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए वायवीय तथा अवायवीय लिखा है, तो उसका मतलब ये है ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। तो वायु श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, जो ऑक्सी श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनाक्सी श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें देखिए ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन में यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ठीक है। इसका जो अंतिम उत्पाद है वो CO2 है, जल है तथा ऊर्जा है। और इसका जो अंतिम उत्पाद है वो इथाइल अल्कोहल होता है या लैक्टिक अम्ल, CO2 तथा थोड़ी सी ऊर्जा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही और भी लिखना चाहे तो देख लेना, यदि 4 नंबर में आए तो कर देना, ठीक है। ये सभी अंतर हो जाएंगे इसके। अब देखते हैं जाइलम और फिलोयम में अंतर है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, जाइलम एवं फिलोयम में अंतर आपको लिखना है। तो जाइलम और फिलोयम में ये रहा अंतर। तो इसमें 2 पूछे, 3 से 4 जरूर कर लेना, मैं आपको बताऊंगा 3 कर लेना आप जरूर। देखिए जाइलम क्या होता है? जाइलम जो है जल एवं खनिज लवणों का खनिज लवणों पदार्थों मतलब खनिज लवणों का संवहन करता है पौधों में। जो फिलोयम होता है ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, ठीक है। तो ये तो पहला अंतर इनमें हो गया। उसके बाद देखिए इस प्रकार से दूसरा अंतर इनमें हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई 3 से 4 अंतर दिए हैं, लेकिन 3 आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो 3 जरूर कर लेना। उसके बाद देखिए धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। तो 10वां क्वेश्चन है धमनी और सिरा में अंतर लिखना है। तो धमनी सिरा में ये रहा अंतर, देखिए 2 नंबर का ही प्रश्न है। तो देख लीजिए इसका आंसर, इसमें 4-5 लिखे हैं, कोई 3 तो जरूर करना जिससे आपसे बन जाए, ठीक है। तो धमनी और सिरा में इस प्रकार से अंतर हो जाएगा, इसके स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पुष्प की अनुदैर्ध्य काटिका नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो जो पुष्प है उसकी ट्रांसफर सेक्शन जो होता है अनुदैर्ध्य काट, उसका चित्र बनाना है। तो ये प्रश्न आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो चित्र है वो डेफिनेटली आपका एक ना आता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए इसमें परागकोश को दर्शाना है, आपको वर्तिकाग्र को दर्शाना है। स्त्री केसर के भाग जो हैं ये वर्तिकाग्र वर्तिका होते हैं, अंडाशय, ठीक है। ये सभी भाग होते हैं स्त्री केसर के। परागकोश तंतु ये पुंकेसर के भाग हैं, ये नर भाग होता है। और ये स्त्री केसर के भाग हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है। और बाह्यदल ये सभी आप दर्शा देंगे और ये लिख देंगे पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। इस प्रकार से इसका चित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर क्या है लिखिए, ठीक है। तो स्वपरागण परपरागण में क्या अंतर है, इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। MP बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्लास 9th हो 10th हो, ठीक है। जिसमें स्वपरागण परपरागण है उसमें डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक अंतर तो यही हो जाएगा कि यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्प में होती है। उसके बाद दूसरा अंतर है, तीसरा अंतर, इसमें 4 अंतर है। तो आप कोई 2 से 3 तो जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इसका आंसर देखिए प्रश्न 12 है। इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं, ये भी 2 नंबर का ही है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ कारण थे। पहला कारण ये था कि मटर का पौधा एक वार्षिक होता है, मतलब 1 वर्ष का होता है, तथा उसका जीवन काल जीवन चक्र छोटा होता है, अल्प विकसित जीवन चक्र होता है। पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं, जिससे उनमें स्वपरागण परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे साम्य युग्मकी होते हैं, ठीक है। अनेक विरोधी लक्षण भी इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि एक मटर का जो बीज है वो झुर्रीदार होता है, गोल होता है, और एक पौधा लंबा होता है, एक ड्वार्फ होता है यानी कि बोना होता है। तो ऐसे कई प्रकार के उनमें लक्षण ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। पीले बीज होते हैं, हरे बीज होते हैं। तो इस प्रकार से जो विरोधी लक्षण है कई प्रकार के पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से एक कारण ये भी है। तो मेंडल के मटर के प्रयोग के चुनाव की एक कारण थे। आनुवंशिकता क्या है समझाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा पूछा है आनुवंशिकता क्या है। तो देखिए जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो आनुवंशिकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखिए इस प्रकार से हो जाएंगे। और देखिए प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही आपको कर लेना है, परावर्तन के नियम भी कर लेना, ठीक है। तो देखिए अपवर्तन का तो पहले ये है, प्रकाश के पहले हमसे परावर्तन का पूछा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के
परावर्तन के नियम देखिए, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं इसके नियम लिखिए। तो परावर्तन के नियम ये रहा, ठीक है। पहला तो नियम ये हो जाएगा यहाँ से, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ठीक है, होता है। जो परावर्तन कोण है इस प्रकार से देखिए, कोई किरण आई तो इसमें जो परावर्तन कोण है, ठीक है, ये आपतन कोण के बराबर होगा। जो परावर्तन कोण ये है, ये आपतन कोण है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, जितने भी हैं तो बराबर ही होते हैं, ठीक है। और ये अभिलंब जैसे हमने खींच दिया तो ये बराबर होते हैं। और दूसरा है कि आपतित किरण, जो आपतित किरण ये आने वाली किरण है, ठीक है, आने वाली किरण आपतित किरण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, मतलब यहीं पर होंगे इसी तल में, ठीक है, कहीं दूसरे तल में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी तरह के चमकीली सतहों से परावर्तन के ये नियम समान रूप से लागू होते हैं। दोनों नियम ही अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है तो देखिए अवतल दर्पण का पहला तो उपयोग है हजामत बनाने में, ठीक है, जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं लोग उसमें देख सकते हैं आप उसको देखने के लिए शीशा, चिकित्सा में भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दो इनके उपयोग हो गए अवतल दर्पण के। अगला है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, अच्छा इसके नियम लिखना है। तो अभी मैंने देखिए आपको अपवर्तन का बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपवर्तन का यहाँ से आप देख सकते हैं अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम है, पहला है आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये अपवर्तन के नियम है, अभी मैंने इसकी जगह पर परावर्तन के बता दिए थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, परावर्तन की अब हम देख लेते हैं। परावर्तन के यही है, मैंने जो है पहले बता दिए हैं, ठीक है। और परावर्तन से समझते क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं चमकीले सतह से प्रकाश का परावर्तन दो नियमों के अंतर्गत होता है। समझाने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी, ठीक है, किसी चमकीली सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ये प्रकाश के परावर्तन का ये नियम होता है। उसके नियम जो है हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको दर्पण सूत्र आना चाहिए या फिर फोकस दूरी का आपको सूत्र आना चाहिए। कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए उस लेंस की फोकस दूरी याद करना है जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस होगा, -2 है, तो हम सूत्र लगा देंगे P = 1/f, ठीक है, ये होता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 2.0 डायोप्टर इसकी क्षमता दी गई है, ठीक है, पावर जैसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर -2.0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट में है, यहाँ पर पॉइंट इन्होंने नहीं लिखा है, पॉइंट है, तो -2.0 बराबर 1/f हो जाएगा। अब हमें f क्या है, f का इसमें गुणा होगा, इस तरफ जाएगा तो f उस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो 1/, में ये -2 रहेगा, ठीक है। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, f बराबर 1/2 और ये माइनस पहुंच जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हो जाएगा और ये हमारा इसमें आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। और इसमें हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 को गुणा कर देंगे, तो 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर एक ही चीज़ है। तो इस प्रकार से ऐप जो है हमारी 50 मीटर निकल आएगी, और लेकिन माइनस में रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि माइनस में हमें क्षमता दी गई थी, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 14 तक के हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं। अगला पार्ट आपको जल्दी आने वाला है, पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। तो उसमें हम देखिए अगले जो प्रश्न रह गए हमारे यहाँ से, इनको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टोटल 22 प्रश्न, सभी के हम उत्तर देख लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगला पार्ट मिल पाए, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।